अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ात अली। ख़वातीन और हज़रात, मामला क्या है? मामला ये है कि आज हो गया है जनाब एक अदद जो एक बड़ा मुबारक दिन है, तो उस चूँकि जो दिन बड़ा अच्छा है तो उस सारे मामले में होना ये है कि आज तो हमने आपके साथ करनी है बड़ी मज़े की बातें। कल जनाब एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। मास्टर स्ट्रोक ये हुआ कि जनाब खबर ये आई कि कल पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया, मुबैना तौर पर कह दिया कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आके जो अपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है उसकी क़यादत नहीं करते, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। ये फैसला हुआ सीईसी में, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने न इसकी तस्दीक की न तरदीद की। लेकिन अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि पीडीएम तो मतलब बड़ी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। और वो बात जो कि कही जा रही थी कि जनाब पीडीएम में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक पेज पे हैं, अब उस बात में ज़्यादा वजन नहीं रहा। साथ ही ये भी बताते चलें जनाब कि इस पर तो खैर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर न्यूजीलैंड की तरफ निगाह डालें तो ये ज़रा आप निगाह अपनी टेढ़ी करें, ऐसे यूँ न्यूजीलैंड की तरफ करें। पाकिस्तान 242 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। फवाद आलम 11 साल निगलेक्ट के बाद टीम में वापस आए और वापस आने के साथ ही पहली इनिंग में कुछ नहीं कर सके। 9 रन बनाए उन्होंने 42 बॉलों पे, लेकिन दूसरी इनिंग में जब टीम को उनकी जरूरत थी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, शतक जोड़ चुके हैं। उन्होंने एक सदी का स्कोर कर लिया है और वो स्कोर है जनाब इस वक्त ही इज बैटिंग ऑन 102। 242 रन हो चुके हैं, 131 रन पाकिस्तान को मजीद चाहिए और आखिरी सेशन का गेम शुरू हो चुका है। नया बॉल और आ चुका है जिसकी वजह से रिजवान 60 रन बना के आउट हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हुकूमत को हर सतह पर चैलेंज करने का ऐलान। सीईसी अरकान की इस्तीफों की मुखालफत। मौलाना के जलसे में अदम शिरकत पर नाराजगी का इजहार। बिलावल भुट्टो कहते हैं इस राय को पीडीएम सरबराह इजलास में रखेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत का बादशाह कहा जाता है और कल ये मास्टर स्ट्रोक देखा हमने पीडीएम की सीईसी पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में, जिसमें पीडीएम के हवाले से कुछ बातचीत हुई। अभी तक कहा जा रहा था जनाब इस्तीफे दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद जो सेनेट के इंतखाबात हैं आने वाले, जो कि मार्च में आने थे, अब उनको फरवरी में कर दिया गया है, करने के लिए बातचीत की जा रही है। उसके हवाले से ये शशोपंज में मुब्तला थे। पहले फैसला हुआ कि जी अगर इस्तीफे देने के बाद असम्बली इनकी सीटों पे बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कंटेस्ट करेगी। फिर खबर आती है जनाब की जो सेनेट के इंतखाबात मुबैना तौर पे, जिसमें कोई दो राय अब नहीं है कि सेनेट के इंतखाबात रोकने के लिए और सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को मजबूत करने से रोकने के लिए एक चेंज लाया जा रहा है और उसके लिए ये सारा धरना वगैरह किया जा रहा है। तो उसमें जनाब मास्टर स्ट्रोक आया और वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के होने वाली सदारत में फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी सेनेट इजलास में सेनेट के जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल इसका ऐलान किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले जो कहा था, सिर्फ पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज मेरा दावा है ये हिंदुस्तान नहीं चला सकते, मुल्क चलाने वाले नहीं है, ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं। मुल्क चलाने के लिए कुछ और सोच चाहिए, इनका वक्त थोड़ा है। ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते? सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। मुशर्रफ ने पार्टी बनाई थी, वो खत्म हो गई। इस तरह आपकी ये पार्टी खत्म हो जाएगी। पर पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तान के गरीब अवाम पे रहम करो। आज भी हम नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। कह रहे थे जनाब जरदारी साहब, कह रहे थे सीख ले मुझसे। तो कल जनाब पीपल्स जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का, उसमें खबर सामने आ गई। कुछ अरकान ने तजवीज़ दी कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते और वो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत नहीं करते, इस्तीफे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने इस खबर की न तरदीद की न तस्दीक। अलबत्ता सेनेट इंतखाबात के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी एक पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आपको सुनवाते हैं। राय के इज़हार तो काफ़ी हुए और उनका हमारा पार्टी में ये हक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका ये भी हक है कि मैं आपके सामने ना कंफर्म करूँ ना डिनाई करूँ। अब तक पीडीएम ने सिर्फ ये फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक
हमने अपने पार्टी के कायदीन के पास ये इस्तीफे जमा करना चाहिए। अपने पास ये इस्तीफे जमा भी कर रहे हैं। हतमी फैसला पीडीएम की कंसेंसस के साथ और मेरा सीसी की अप्रूवल के साथ होगा। अभी तक पीडीएम भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब पीडीएम फैसला करेगा वो कंसेंसस के साथ फैसला होगा। इस्तीफा हमारा एटम बम है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई ऐसा फैसला कंसेंसस नहीं हुआ कि हम इसको रूल आउट करें। तब तक कोई बात नहीं होगा, कोई राब्ता नहीं होगा, नो डायलॉग, कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है वजीर आजम को जाना है। हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाब भी हो सकते हैं। लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफे भी होंगे, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने फ्रंट ज्यादा खोल लिए हैं और लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत इस वक्त पीडीएम की दीगर जमातों की सियासत से काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी मेच्योर सियासत नज़र आ रही है। अगर दीगर जमातों की बात करें तो मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से सिर्फ इतना बताते चलें क्योंकि उनकी जमात में ऑलरेडी उनके ऊपर एतराज़ात उठना शुरू हो गए हैं और थोड़ा सा अब लग रहा है कि ये सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं JUIF के, क्योंकि और मौलाना शेरानी ने हम ख्याल रहनुमाओं के साथ मिलकर मौलाना फजल रहमान ग्रुप से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और वो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। मौलाना ने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नाम से अपना ग्रुप तश्कील दिया है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त देने के लिए। शाह साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ज़रा बात कर लेते हैं इस्तीफ़ों के ऑप्शन के हवाले से। पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर ये आई है, उड़ती उड़ती आई है, और CEC का इजलास था, उसमें ज़्यादा 60-70 बंदा था। हो सकता है किसी ने 2-4 बंदों ने दे दी हो तजवीज़, बड़ी पॉपुलर भी हुई हो, लेकिन वो खबर यही है कि जी अगर मियां नवाज शरीफ आके लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हैं तब इस्तीफे दिए जाने चाहिए। बिलावल साहब भी इसकी तस्दीक भी नहीं करे, तरदीद भी नहीं करे। आपको लगता है कि अगर ये बात सही है और अगर उन्होंने प्लान बना लिया कि ऐसा होना चाहिए तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है पीपल्स पार्टी के बिहाफ? जो CEC के फैसले हैं ना, सबसे पहले तो ये तय कर लें कि अख्तियार किसके पास है। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी में जो सबसे बाअख्तियार शख्सियत हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, सही, बिलावल नहीं है। सही, फैसले आसिफ अली जरदारी करते हैं, बिलावल उनकी तशरीह कर दें, कह लें, या उनको बयान कह दें, कर देते हैं। लेकिन फैसले की कुव्वत उनके पास आज भी नहीं है। फैसले की ताकत आसिफ अली जरदारी रखते हैं। उन्होंने अपना जहन दे दिया है, जो कि आज उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बादल खासा उसका इजहार करना पड़ा, और उससे जो PDM का जो बयानिया है मैं समझता हूँ वो उसकी जो रूह है उसके बरक्स है। शाह साहब वो कह रहे हैं इस्तीफे हमारे एटम बम है। एटम बम का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस्तीफे अगर वो इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद उनके पास भी वापसी का रास्ता नहीं है, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पास भी वापसी का रास्ता नहीं होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस्तीफों के ऑप्शन के इस्तेमाल के लिए? ये इस्तीफे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनका इस्तीफे देने का कोई इरादा नहीं है। इनका सिंध की हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि तिफल तसल्लियां हैं, और अगर PDM की दीगर जमातें उन तिफल तसल्लियों में आना चाहती हैं, उनका शिकार होना चाहती हैं, तो फबिहा। आपके नजदीक ये इस्तीफे नहीं आएंगे और इस्तीफे आपको होते हुए नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन लॉन्ग मार्च तो बहरहाल तय है। उसके हवाले से तो कहा जा रहा है कि जी 31 जनवरी को उसके हवाले से लाएअमल का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आपको नजर होता आ रहा है लॉन्ग मार्च? देखिए, ये बयान तो देते रहेंगे, कहते भी रहेंगे। अब इन्होंने लॉन्ग मार्च को मशरूत किया है कि 31 जनवरी तक
अगर इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान मुस्तफ़ी न हुए तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने गड़ी खुदाबश में कारकुनों से ये राय ली कि वो तैयार हैं और मेरा साथ देंगे। तो अब मैं कहता हूँ 31 जनवरी तो दूर की बात है, मैं आज कह रहा हूँ कि 31 जनवरी से पहले मैं आज कह रहा हूँ कि इमरान खान मुस्तफी नहीं होंगे। आप लोगों की आंख में धूल मत झोंकें। जो आपने फैसला करना है, आप खुद मुख्तार हैं, फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये कह रहे हैं कि 31 तारीख तक हम मुंतजर हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूं कि 31 को इमरान खान मुस्तफी नहीं होंगे। वो इलेक्टेड वजीर आजम हैं, उन्हें अवाम का मैंडेट हासिल है। इनके कहने पर और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वो इस्तीफा देंगे, हरगिज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी चौनवी खबर सुनाई और वो खबर ये है कि 31 जनवरी आ रही है और 31 जनवरी जब भी आएगी तो उस वक्त तक तो खान साहब मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, उसके बाद भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और शाह साहब ने बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में बता दिया है कि हुकूमत तैयार है। अगर आखिरी ऑप्शन भी इस्तेमाल होता है तो हुकूमत तैयार है। नून लीग की भी राय जान लेते हैं जी। मुसद्दिक मलिक साहब, जिनको कुछ दिन पहले फैसल वाडा साहब ने डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया था रॉयल फैमिली का, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुसद्दिक साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ज़रा बात करते हैं पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रेटजी खेली है और एक तजवीज़ जो उनकी सीईसी में सामने आई है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ और फिर लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, लॉन्ग मार्च की क़यादत करें और उसके बाद इस्तीफ़ों का ऑप्शन आएगा। दो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, एक तो जो पहली चीज सामने आती है कि याद इस्तीफे ना देने वाली बात है ये तो, लेकिन दूसरा मसला ये है कि हो सकता है शायद लॉन्ग मार्च भी खटाई में पड़ जाए। तो अगर ये मामला आपके सामने रखा जाता है पीडीएम के सरबराह इजलास में, तो कोई स्ट्रैटेजी डिसाइड हुई है, क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी से ज़्यादा ख्वाहिश तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की है कि वो अपने मुल्क वापस तशरीफ़ लाएं। अच्छा। और इस अपनी जो तमाम तहरीक है इसको लीड करें। उनकी सेहत इस वक्त ख़राब है, जैसे कि आपको पता है कोरोना की वजह से मुसलसल उनके जो ऑपरेशन सर्जरीज़ हैं वो डिले हो रही हैं। जैसे ही उनकी सर्जरीज़ ख़त्म होंगी वो फौरी तौर पे वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो आपकी ख्वाहिशात हैं ये आपसे बढ़ के उनकी ख्वाहिशात हैं और वो इस तहरीक को लीड करेंगे। अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाब की अपनी बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ, तो मेरे ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि पीडीएम की अपनी सफ़ों में कुछ कन्फ्यूजन बढ़ रही है, कुछ धड़ेबंदियाँ हो रही हैं। और वो जैसे हम सुनते थे ना कि जी एक फ़ौज में जिसमें बहुत सारे मुल्कों के सरबराहान होते हैं या बहुत सारे मुल्कों के जो है जत्थे होते हैं, तो वो लीडरशिप डिसाइड नहीं हो पाती कि किसने करना है, क्या करना है। हर बंदा चाहता है कि जी वो लीड ले और हर जो नीचे की पार्टी होती है, पार्टी में जो लोअर कैडर होते हैं, उनको लगता है कि यार लीडर हमारी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा है। जेयूआईएफ के साथ ऐसे ही हो रहा है, धड़ेबंदियाँ हो रही हैं। पीडीएम का मुस्तकबिल डेफिनेटली बड़ा शेकी हो गया है। आपको लगता है पीडीएम अब कायम रहेगी और कोई गड़बड़ नहीं होगी मजीद, ये जितना भी डेंट आना था आ चुका है? जेयूआईएफ की धड़ेबंदी वो आपने हमारे भी वो निशात डाहा साहब देख रखे हैं। ऐसे अरकान हर पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं जो बर वक्त काम आते हैं। तो वो वक्त आ चुका है उनके काम आने का, इस वजह से वो लोग अपने चेहरे जो हैं वो दिखा रहे हैं। ये वैसे जेयूआईएफ का अंदरूनी मामला है, वो उस पर खुद ही तबसरा करेंगे। लेकिन वैसे अगर आप लार्जर पिक्चर देखें पाकिस्तान की सियासी तारीख की, तो ऐसे बहुत से चेहरे आपको नज़र आते हैं जो एक मखसूस वक्त पे धड़ाबंदी या धड़ेबंदी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो भी इस तहरीक से अलहदगी इख्तियार करेगा वो अपना सियासी कत्ल खुद करेगा। इस वजह से जो भी ये फ़ैसला कर रहे हैं अरकान, जो भी धड़े बना रहे हैं, जो भी इस तहरीक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो अवामी उमंगों को कुचल रहे हैं। वो उन तमाम माओं की, बहनों की ख्वाहिशात, उनके ख्वाब, वो जिस तरह हम गलियों में जाते हैं जब उनसे बात करते हैं तो वो रोती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं बिजली का बिल देती हूँ तो अपने माँ बाप की दवा नहीं ला सकती, अपने माँ बाप की दवा लाती हूँ तो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकती, अगर अपनी फ़ीस दे दूँ बच्चों की तो मैं बिजली का बिल नहीं दे पाती। और आपको मालूम है इस मुल्क में क्या हालात हैं, और आप लोग सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह उनको उठाया जा रहा है, वो भी सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो मुल्क के जो हालात हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन एक फ़र्ज़ है अपोजिशन का। हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और इस फ़र्ज़ से जो भी आंखें चुराएगा, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या साहब, वो पार्टी हो। सहाफ़ियों को उठाने वाली बात की, कुछ कवानीन उसके लिए बने थे
2016 में आए थे वो उस वक्त इत्तेफाक से आप लोगों की हुकूमत थी, तो वो कवानीन बहरहाल जो है वो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस तरह से भी इस्तेमाल हो रहे हैं। खैर, अब आते हैं ज़रा, जैसे आपने कहा ना कि जी जो जमात पीडीएम से अलग होगी वो अपना सियासी कत्ल खुद कर लेगी, नहीं खुदकुशी कर लेगी सियासी तौर पे। इसको मैं धमकी समझूं, इसको मैं आपका पैगाम समझूं, इसको मैं आपकी पेशगोई समझूं, ये बात की बात है। फिलहाल एक अनहोना काम हुआ और वो ये कि जनाब जब से मोहम्मद अली दुरानी साहब की एंट्री हुई है इस सारे सिनारियों में, हालात तब्दील हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब से उनकी जेलों में मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ सामने आया, पीडीएम में अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम जो है वो ECL से निकल गया है, मुज़ाकरात का माहौल बनना शुरू हो गया है। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ये जो मूव है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये नून लीग की जानिब से एक मूव आई है सामने, तो पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल पे ऑन बोर्ड है और उनसे बात हो गई है? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो मुझे मालूम है, उनके जो ब्रदर इन लॉ, उनके बहन के जो खामंद हैं, वो बहुत दिन से वेंटिलेटर पे, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो वो तो मुझे अब मालूम है कि वो इजाज़त लेकर गए हैं इसी वजह से वहाँ पर, क्योंकि कुछ अच्छी इतलात नहीं है उनकी सेहत के हवाले से। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह सेहत और दे। जहाँ तक दुरानी साहब का सवाल है, दुरानी साहब आए थे, उन्होंने मुलाकात की, उस बारे में आपने देख लिया पार्टी ने हमारी क्या रद्द-ए-अमल दिया। दुरानी साहब ने बहुत सी बातें की थी और उन तमाम बातों का जवाब दिया गया। मगर दुरानी साहब कहाँ से आए, दुरानी साहब किसका पैगाम लेकर आए? दुरानी साहब माशाल्लाह जिस पार्टी के रुकन हैं, वो एक हलीफ जमात है PTI की। तो ये सवाल तो आपको PTI से पूछना चाहिए कि PTI ने क्या कुछ पैगाम देकर उनको भेजा, वो क्या पैगाम है जो उन्होंने देकर भेजा, और हुकूमत क्यों ये पैगाम दे रही है? क्या हुकूमत NRO मांग रही है जैसे हमारे अक्सर लीडर्स जो हैं वो कहते हैं? वरना क्या ज़रूरत है? दुरानी साहब किस हैसियत में, किसका पैगाम लेकर वहाँ गए? तो मेरे ख्याल में आपको ये सवाल थोड़ा सा पूछना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, ये हो सकता है हमें पूछने से। कुछ दिन पहले वो हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम किसी के कहने भी नहीं, हम खुद आए हैं क्योंकि मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी है, और उन्होंने खुद कहा कि हम खुद पीर साहब का पैगाम लेके गए। लेकिन एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अमेरिका जाने की जो इजाज़त है वो इस वजह से क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है और वो वेंटिलेटर पे हैं और कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही, इस वजह से उनका जाना बहुत ज़रूरी था। एनीवे, देखते हैं जी, अल्लाह करे अल्लाह उनके ख़ानदान में जो बीमार है उनको जल्द सेहतयाबी अता करे। फिलहाल एक और अहम मामले की तरफ नज़र डालते हैं जी। कल रात 8:30 बजे के करीब एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ जनाब। ख्वाजा आसिफ को नैब ने अरेस्ट कर दिया। एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पे नून लीग का इजलास जारी था, जिससे ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कुछ देर के लिए निकले और ख्वाजा आसिफ साहब गली के कॉर्नर तक पहुंचे थे, अकॉर्डिंग टू मरीम नवाज साहिबा, कि उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया। नैब की जानिब से गिरफ्तारी की तस्दीक भी की गई है और कहा गया है जी ख्वाजा आसिफ साहब को एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी आमदन से ज़ायद जात केस में गिरफ्तार किया गया है। नैब रावलपिंडी भी साथ उनको मुंतकिल कर दिया गया है और ख्वाजा आसिफ साहब को आज रादारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। रादारी रिमांड के बाद ख्वाजा आसिफ को नैब लाहौर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया जाएगा। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब से पूछे गए सवालात में से वो 26 करोड़ मालियत के असासों का जवाब न दे सके। गिरफ्तारी के लिए नैब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया था और दूसरी जानिब नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने गिरफ्तारी पर रद्द अमल में कहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा है। अदालत इसका नोटिस ले। तो आपको छोड़ना पड़ेगा वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये वार्निंग है आपके लिए, ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। अदलिया से ये ज़रूर कहूँगी, नैब जो है वो दहशतगर्द की तरह लोगों के घरों के ऊपर अटैक्स करता है, उनको इमरान खान का आलाए कार बनकर उनको घरों से उठा लेता है बगैर किसी केस के। तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। हुकूमत बहुत बुरी तरह डर गई है, इसके पाँव हिल गए और ये कोशिशें करे, हम लोग इस पे रिएक्ट करेंगे। पीडीएम इस पे रिएक्ट करेगी, हम इस पर रिएक्ट करेंगे, पीडीएम इस पर रिएक्ट करेगी। देखते हैं जी क्या रिएक्शन आता है सामने, हालात किस करवट बैठते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम अब बात कर रहे थे मुल्की सियासत के हवाले से, ब्रेक से ज़रा वापस आए हैं। अब ज़रा बात करते हैं कल होने वाली एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के हवाले से। कल जनाब सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में
एक बड़े अहम मामले की समाअत हुई। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कराची में जो तजावज़ात हैं उसके खात्मे के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया गया था और कहा गया था कि जनाब इसकी वज़ीर आला खुद इसकी निगरानी करें, इसकी सरबराही करें। हुआ ये जनाब कि कल जब ये पेशी हुई और जब ये कल इसकी मुकदमे की समाअत हुई तो उसमें सबसे पहले अदालत ने पूछा कि जी वो जो हमने 1.5 साल पहले ऑर्डर दिया था उस पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब के बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा जनाब के ग्रीन लाइन केस पर पहले उन्होंने समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस काम से शहर में रोजाना 50 लाख लोग परेशान होते हैं। आपने शहर तबाह कर दिया, अरबों रुपए लगा दिए, मरकजी सड़कें तबाह कर दी। तजावजात केस की समाअत में वकील ने इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट के पास रफाई प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट कर दी है। चीफ जस्टिस ने इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि शुक्र करें सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट किसी को अलॉट नहीं कर दिया, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुराद अली शाह जब पेश हुए जनाब तो उनसे भी इस्तफसार किया गया, जो नए आने वाले कमिश्नर कराची, उनसे पूछा गया कि जनाब आप बताएं क्या मसाइल है शहर को। उन्होंने कहा जी मेरी तो अभी तैनाती हुई है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपको सिर्फ सीट गर्म करने के लिए बिठाया गया, आप लोग आते हैं और 2 महीने की तैनातियां होती हैं आपकी। साथ ही जनाब जब चीफ उनसे ज़रा ज़्यादा पूछगछ हुई तो उनको कहा कि आपको तो कराची के हालात का पता ही नहीं, ऐसे करते हैं आप पे चार्ज फ्रेम कर देते हैं और फिर आपको जेल भेज देते हैं। ये सीरियसनेस आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बाद जब मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पेश हुए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जी मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है, बल्दियाती इदारों ने करनी होती है एग्जीक्यूशन, मैं बतौर सीएम सिंध बल्दियाती इदारों को नहीं देख सकता। जिस पर अदालत ने 1 माह का वक्त दिया। क्या कहा कल मुराद अली शाह साहब ने, आपको सुनवाते हैं। मुझसे सवाल कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट को हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट्स का है, कराची में केएमसी का है, डीएमसी का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल पाबंद हूँ। किडनी हिल के बारे में बताया उन्होंने, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो स्टे था, जब आपने विकेट किया उस पर हमने पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस साहब का फिर एक सवाल था कि कराची में कोई खास तरक्याती काम नहीं हुए। मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया शारा फैसल 40 साल बाद ने उसको कंप्लीट रिपेयर किया था। तारिक रोड के इलाके का जिक्र किया कि 40 साल बाद उसकी हमने वाटर लाइन, सीवरेज लाइन चेंज की। यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र किया कि वो सारा नया बना है। जस्टिस साहब ने कहा मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊं, मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। जहां तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपीयर हुए और उन्होंने टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं टू सबमिट द रिपोर्ट। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, एमक्यूएम के रहनुमा भी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए वसीम भाई, ये 1.5 साल पहले मई 2019 में ये केस का फैसला आया था और इसमें कहा गया था कि जनाब जो कराची में जो तजावजात कायम हैं उसके हवाले से एक बाकायदा रिपोर्ट मुरतब की जाए, तजावजात का खात्मा किया जाए, बहुत सारी दीगर उसमें चीज़ें आई थी। मास्टर प्लान जो है कराची का वो वापस लाया जाए। ज़रा इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि अब जो अदालत में सिंध हुकूमत का जवाब सामने आया है कि जी ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर बल्दियाती इदारों की है, बात टेक्निकली तो दुरुस्त लगती है, लेकिन आप बताइए क्या मुश्किलात दरपेश हैं इसमें? वज़ीर आला ने ऐसा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे दिया जो बिल्कुल हकीकत से बालातर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वज़ीर आला, एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी से बात कर लेते कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी और डीएमसी से ये सवाल किया था कि कराची में इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसको रिमूव किया जाए, तो केएमसी ने भी और डीएमसीज ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया था कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं, ना फंड्स हैं, ना मशीनरीज हैं कि हम इस इंक्रोचमेंट को रिमूव कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी और केएमसी की जिम्मेदारी लगाई थी। अच्छा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, सईद गनी साहब थे उस वक्त और मैं था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा। और ये अवाम के सामने रखा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट भी और केएमसी भी। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंक्रोचमेंट रिमूवल के बाद उन जिन लोगों को हटाना था उनको कंपनसेट भी करना था। अच्छा। उस पे सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम हमारे पास कुछ लैंड है, हम वो देंगे ताकि वो लोग कंपनसेट हो सकें, अपनी दुकानें, अपने खोखे उस जगह पे लगा लें, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंध गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आई। केएमसी ने खुद इंक्रोचमेंट रिमूव की, कराची में बड़े बड़े एरिया से इंक्रोचमेंट रिमूव की। केएमसी के कुछ 700 एकड़ जगह
वागुजार कराई। एम्प्रेस मार्केट सबके सामने है, सदर की इंक्रोचमेंट की रिमूवल सबके सामने है, नहरे ख़याम के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई थी वो गिराई, बाग इब्न कासिम में इंक्रोचमेंट हो रही थी वो गिराई, किडनी हिल पे इंक्रोचमेंट थी वो रिमूव की, झील पार्क में इंक्रोचमेंट थी वो रिमूव की, लुंडा बाजार नालों के ऊपर, पार्क्स के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर की इंक्रोचमेंट मुख्तलिफ एरियाज में रिमूव की। केएमसी ये सारे काम हुए, लेकिन आप अपने जब तक आप मेयर रहे आप कहते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और ये आप शिकवा करते रहे 4 साल तक, हत्ता कि आप चले गए। अब सिंध हुकूमत जो है वो कह रही है कि ये इख्तियारात आपके थे, ये जिम्मेदारियां आपकी थी और आपको ये इंक्रोचमेंट ही खाली करानी थी। तो अब ये बताइएगा कि वो जैसे अब हॉकी की कमेंट्री होती थी कि शहबाज सीनियर ने पास दिया शहबाज जूनियर को, और समीउल्लाह से रफ़ीउल्लाह से कलीमुल्लाह, और इस किस्म की बातें चलती रहती थी। तो फाइनली गोल कोई नहीं कर पाता था। गोल किसने करना है, जिम्मेदारी किसकी है? शहर के मसाइल का हल हम लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन, जो आइन कहता है कि पावर्स और पॉलिटिकल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नीचे थर्ड टियर को देने होंगे, जो कि नहीं दिए गए। अगर वो पटिशन एक्सेप्ट होके और उस पर कोई फैसला आ जाता है तो मैं समझता हूँ बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे, मगर अफसोस के अभी भी वो सर पता नहीं कब आएगी वो पिटीशन का, वो कब उसका फैसला आएगा, कब बनेंगे बल्दियाती इदारे इस तरह के मजबूत जैसे आप चाहते हैं, कब उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी जैसी आप चाहते हैं। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो परेशान हो गए हैं, वो उनको उम्मीद खत्म हो चुकी है कि सियासी सिस्टम के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है इस शहर का। उसके बाद जब वोट मांगने आप जाते हैं तो वो शहरी जो है वो बेचारे घबरा भी जाते हैं। आप लोग खुद भी जरा सोचें, आपने भी जाना है वोट मांगने के लिए, पीपल्स पार्टी ने भी जाना है वोट मांगने के लिए, कैसे देंगे अवाम वोट आपको? अब अवाम को ये डिसाइड करना है। हम जो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, देखना ये होगा कि कौन किस पे जिम्मेदारी डाल रहा है। अगर लोकल गवर्नमेंट, केएमसी, डीएमसीज सिंध गवर्नमेंट से कह रही हैं तो उनका हक बनता है, क्योंकि दोनों केएमसी और डीएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट है, जो कि सिंध गवर्नमेंट के मातहत है, वजीर है उसका, जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम जिम्मेदारी डाल नहीं रहे किसी पे, जिम्मेदारी है ही उनकी। एसएलजी 2013 क्लियरली कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट है और सारे इख्तियारात, सारे पावर्स उनके पास हैं। तो पावर सर, ये वही बात, पावर जन के पास है, आपके पास है। ये बहस बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, और मेरा सवाल बहरहाल ये है कि वो वोट जो अवाम है उससे आप कैसे लेंगे, क्योंकि अवाम लिटरली अख गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद है, साबिक मेयर कराची, एमकेएम के रहनुमा हैं। और अब इसी हवाले से बात कर लेते हैं जनाब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ आपके सामने है, कल कमिश्नर कराची को कहा गया कि जी आपको कराची के हालात का मालूम ही नहीं है, आपको ऐसा करते हैं चार्ज फ्रेम कर देते हैं ताकि आपको ज़रा हालात का मालूम हो, आपको तैयारी करके नहीं आए हुए और आपको सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए बुलाया जाता है। एक कमिश्नर के हवाले से, जब जिस कमिश्नर की को कराची की बेसिक नॉलेज ही ना हो, उसको शहर के मसाइल का ही ना पता हो, शहर कैसे चल पाएगा? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मगर मसला यह है कि कराची एक ऑर्डिनरी आम शहर नहीं है। कराची तितर बितर है, मुख्तलिफ एजेंसी। देखिए, इंक्रोचमेंट बुनियादी तौर पर जो है सिविक मसला है। उस हवाले से कराची के अंदर जितनी सिविक एजेंसीज हैं उन इंक्रोचमेंट्स को ना होने देना और कराची में इंक्रोचमेंट्स को खत्म करना, ये जिम्मेदारी है सिविक एजेंसीज की। सही, वसीम अख्तर साहब की बात सही है कि सिविक एजेंसीज या तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, मीनिंग कैंटोनमेंट बोर्ड्स, केपीटी एटसेट्रा, या फिर सूबाई हुकूमत के अंडर आती हैं। तो उस हवाले से जो है हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत जो है वो बरियो जमान नहीं हो सकती। अच्छा। मसला वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, और बुनियादी तौर पे आप कह रहे थे कि भाई समीउल्लाह जो है कलीमुल्लाह को पास करते हैं और गोल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो गोल तो बुनियादी तौर पे सिविक एजेंसीज ने करना है ना। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करना वो जिम्मेदारी बनती है कमिश्नर की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की,
होम डिपार्टमेंट की एंड इन टर्न गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध की चूंकि वो जिम्मेदारी बनती है और सिंध गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं बहरहाल वजीर आला साहब हैं, तो वजीर आला की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके मातहत डीएमसी, केएमसी, केडीए वगैरह वगैरह अगर काम नहीं कर रहे तो वो उसका कॉग्निसेंस लें और उसको जो है ठीक करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जैसे हम कराची में बात करते हैं जी 17 इदारे हैं और 17 म्यूनसिपलिटीज़ हैं, इदारों के क्लैश होते रहते हैं, उनकी जो है हदूद के जो है तनाज़ात छिड़ते रहते हैं, अजला जो ज़िले हैं उनकी हदूद के तनाज़ात छिड़ते रहते हैं। अगर इस सारे मसले पर वज़ीर आला सिंध एज अ कैप्टन सामने आ जाए और इस सारे मामले को अपने हाथ में ले तो ये मामला कोई मसला नहीं है, 2 मिनट का काम है, सिर्फ ओनरशिप की बात नहीं। देखिए, पहली बात ये नहीं कि बहसीत कैप्टन सामने आ जाए, मसला ये है कि कैप्टन तो है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो अगर सिंध में कोई भी चीज, चाहे कराची में हो, हैदराबाद में, मिट्टी में, अगर कोई चीज गलत होती है तो अल्टीमेटली उसको सही करने की जिम्मेदारी तो चीफ वजीर आला की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप ये चाहें, हाँ, जहां तक वसीम अख्तर साहब की ये बात है, यदि हमारे पास इख्तियार नहीं है, भाई आप लैंड ओनिंग एजेंसी हो, जो लैंड आपके पास है, जो केडीए के पास है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी तो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उसकी है ना, उसकी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स या नाजिम या मेयर अगर ये कहेंगे जी हमसे इख्तियारात ले लिए गए, भाई इख्तियारात कैसे ले लिए? एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट तो आपके पास है, आपके लोग उसमें मुलाजमत हमने देखा सदर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से इंक्रोचमेंट को खाली कराया गया, वो अब सारी दुनिया ने देखा। और बहरहाल इख्तियारात की जंग एक तरफ, लेकिन कुछ इख्तियारात जो हैं उनको वाज़ेह तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमारे साथ थे, बता रहे थे जनाब जिम्मेदारी और ओनरशिप लेने की बात है, कानून में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ ओनरशिप से शहर की तकदीर बदल सकती है। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। ओला अमीगोस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। आपको पता है मारखोर हमारा जो एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा जानवर है, मारखोर की नस्ल मादूम हो रही थी, इंडेंजर्ड स्पीशी हो गया था। तो उसके लिए जो बड़े बैठे उन्होंने सोचा यार क्या करें इसका, मारखोर लोग आते हैं मार के चले जाते हैं, फिर उसके सींग एक दूसरे को तोहफे में देते हैं, इसका क्या करें? इंजीनियस प्लान आया जी। सारी दुनिया में एक होती है ट्रॉफी हंटिंग। हंटिंग करें, आप उसकी करना चाहते हैं हंटिंग ज़रूर करें, पूरी दुनिया से लोग आना चाहते हैं उसकी हंटिंग करने के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ पैमाने रख दिए गए कि जनाब एक तो ये आपको उसकी हंटिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद वो एक ख़ास हद का, एक ख़ास एज का जानवर जो कि जिसके सींग बहुत बड़े हों, उस सींगों की एक पैमाइश ही बताई गई है। इस हद का सींग होगा तो आप उसको मार सकते हैं, उससे छोटा होगा तो आप उसको नहीं मार सकते। इसको कहा जाता है जी ट्रॉफी हंटिंग। अब मारखोर और सींग की लंबाई का ताल्लुक ये है कि मारखोर जितना बूढ़ा होता है उसका सींग उतना लंबा होता जाता है। जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है और जब ये इम्कान पैदा हो जाता है कि वो खुद अपनी मौत आप मर जाएगा, तो उसको ट्रॉफी हंटिंग के तौर पे दे दिया जाता है। इस ट्रॉफी हंटिंग में टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, हंटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज़र मुबादला आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। इंजीनियस प्लान $85,000 जनाब मारखोर की जो है ट्रॉफी हंटिंग के लिए एक अमरीकी शहरी ने पे किए। और इसकी प्राइसेस जो अगर आप वेब पे सर्च करना चाहें तो वो बता देते हैं जनाब, ये प्राइसेस लास्ट ईयर ये थी, और ये प्राइसेस जो है जो ट्रॉफी हंटिंग की जो लाइसेंस फी है ये $1 लाख से भी ऊपर जा सकती है, $1 लाख से ऊपर जा सकती है। इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ ज़ाहिर है इसमें डेफिनेटली बात करना ज़रूरी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं उनका क्या कहना है। मोहम्मद वसीम साहब जनाब, वो WWF के मैनेजर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सर ये बताइएगा सर, ये जो ट्रॉफी हंटिंग का कॉन्सेप्ट है, मारखोर की नस्ल लास्ट ईयर जुलाई में एक रिपोर्ट भी आई थी कि ये इसकी अफजाइश में इजाफा हुआ, इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपके ख्याल से ये तरीका सही है? जी देखिए, ट्रॉफी हंटिंग अगर WWF के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो WWF अगर दुनिया में ट्रॉफी हंटिंग को एक्सेप्ट करता है तो वो 2 बेसिस के ऊपर करता है। सही। या कंजर्वेशन ग्रुप्स जो हैं वो जब तक ट्रॉफी हंटिंग का बेनिफिट कम्युनिटीज को और उस एनिमल की पॉपुलेशन को नहीं होता तो ट्रॉफी हंटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल इस टाइम पे ट्रॉफी हंटिंग का जो चल रहा है, तो वो दोनों एस्पेक्ट से इन चीजों को फेवर करता है। सो दैट्स व्हाई ट्रॉफी हंटिंग पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल डिफरेंट और यूनिक है, वो इस लिहाज से बेहतर है।
पाकिस्तान के अंदर जो ट्रॉफी हंटिंग इस टाइम पे आपने अभी जो क्वेश्चन किया कि मारखोर की पॉपुलेशन किस लेवल के ऊपर है, तो वाकई पाकिस्तान के अंदर मारखोर की पॉपुलेशन पिछले कुछ दहाइयों से बेहतर हुई है और इस कॉन्सेप्ट ने सपोर्ट किया है इसकी पॉपुलेशन को। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छी बताइएगा सर, जो मारखोर का जो पॉपुलेशन एरिया है, जिस एरिया के अंदर पहले ये कन्फाइंड हो गया था सिर्फ चित्राल के कुछ इलाकों में, फिर हम देखा कि जैसे आपने खुद बताया कुछ दहाइयों से इसकी पॉपुलेशन इंप्रूव हो रही है। एक ज़माने में सुनने में ये आया है कि बालाकोट के इलाकों तक जो है पॉपुलेशन देखी जाती रही है एक ज़माने तक। क्या अब ऐसा मुमकिन है कि ये मारखोर जो है इसकी पॉपुलेशन वापस एक्सपैंड हो सके और ये वापस नीचे आ सके, क्योंकि काफ़ी नॉर्थ चला गया? पॉपुलेशन है तो नॉर्थ नहीं अभी तक इसकी कन्फाइंड, क्योंकि लेकिन इसकी एक और चीज जो मैं आप सब तक बताना चाहूँ कि पाकिस्तान के अंदर 5 डिफरेंट सब स्पीशीज हैं मारखोर की, जो कि नॉर्दर्न एरिया के अंदर जिस तरह से हमारे पास जीबी है, चित्राल है और इसी तरह से कश्मीर का एरिया है, और बलूचिस्तान के अंदर एक और पॉपुलेशन की एक सब स्पीशी वहां पे भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास इसकी डिफरेंट सब स्पीशीज हैं 5, जो कि मारखोर की पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा, आप ये जिस तरह से बालाकोट का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसे एरियाज जहां से ये एक्सटेंट हो चुका है, जिस तरह से बालाकोट का आपने जिक्र किया, तो वहां पे अब देखिए वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, और ह्यूमन पॉपुलेशन जिस टाइम पे ज्यादा हो जाती है ऐसे एरियाज के अंदर, तो वहां पे दोबारा से और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। इंसान जो है वो कुदरत का दुश्मन है, और जहाँ जहाँ इंसान पहुंच जाता है वहाँ जो कुदरती माहौल होता है वो तबाह हो जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ मोहम्मद वसीम से WWF मौजूद थे, बता रहे थे जी मारखोर की आबादी जो है वो श्रिंक ज़रूर हुई है, लेकिन वो बढ़ रही है। उसका एरिया जो है वो श्रिंक हो गया, एरिया उस तरह से नहीं फैला, लेकिन आबादी जो है वो उसकी बहरहाल बढ़ रही है। अच्छी बात है जी, हमारा कौमी जानवर है। आगे बढ़ते हैं जी। और शो के शुरू में बड़ा पुरुमीद था, फवाद आलम सेंचुरी पे खड़े हुए थे, रिजवान 60 पे खड़े हुए थे। शो के आखिर तक आते आते दिल पसीज गया है, और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये, मेरे ख्याल में 9वीं विकेट गिरी या नहीं गिरी शायद, और तकरीबन गिर गई है, 9वीं विकेट भी गिर गई है। तो सूरत हाल कुछ पाकिस्तान के बसों बाहर हो गई है। 114 रन चाहिए थे जनाब, बल्कि 8 ही विकेट नजर आ रही है, सॉरी 9वीं विकेट नहीं गिरी, 8 ही विकेट थे। तो 114 रन चाहिए थे पाकिस्तान को 92 बॉलों में। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मैं बस आप भी अपना देखिए, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि जब पाकिस्तान का फैन हो, पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलो कर रहा हो, तो उसको हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। सर अंदली मिल के करें या वजारिया, तू हाय गुल पुकारे मैं चिल्लाऊं हाय दिल। फवाद आलम चल गया, मतलब दिल को ठंड पै गई, लेकिन फवाद आलम चला भी गया। 269 गेंदें खेली हैं उसने। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में चौथी इनिंग में किसी ने इतनी लंबी बैटिंग नहीं की हुई। 6 घंटे 36 मिनट तक। 6 घंटे 36 मिनट, बहुत बड़ी बात है। कोई इम्कान पैदा हुआ है आपको लगता है कि नहीं अब ये फवाद आलम जो है ये एक परमानेंट फीचर हो जाएगा? बिल्कुल होगा, अगले 2-3 टेस्ट तक तो होगा। अगला टेस्ट फिर साउथ अफ्रीका अच्छा, की सीरीज। परमानेंट फीचर 2-3 टेस्ट। सर खुदा का खौफ करेगा, नहीं मिलेगा, लंबा रन मिलेगा। और जाहिर है पाकिस्तान में जब साउथ अफ्रीका की टीम आएगी तो पाकिस्तान की पिचें होंगी। ये पिच भी तकरीबन माउंट मांगनूई की पिच, बिल्कुल कराची की पिच हो गई थी कि इस पे ना तो बहुत ज़्यादा बाउंस था, ना बहुत ही ज़्यादा सीम हो रहा था बॉल, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए आसान रही। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की 165 रन की। जब आज 3 बजे उठ के टीवी खोला और 5वें मिनट में अजहर अली की विकेट गिर गई, तो ऐसा लग रहा था मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कमाल है रिजवान की बैटिंग को और कमाल है फवाद आलम की बैटिंग को। मुज़ाहमत से भरपूर उन्होंने बैटिंग की, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स बिल्कुल बेबस हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। 165 रन की जो पार्टनरशिप हुई, और अनलकी रहे कि ज़ाहिर है टी के बाद 1 विकेट चाहिए होती है, किसी भी टीम को दरवाज़ा खुल जाता है। रिजवान की विकेट ने वो दरवाज़ा खोला, फिर फवाद आलम भी आउट हुए, यासिर शाह भी आउट हुए, फ़हीम अशरफ भी आउट हो गए। तो अभी भी 13-14 ओवर्स पाकिस्तान को खेलने ये टेस्ट मैच बचाने के लिए। लेकिन फुल क्रेडिट टू पाकिस्तान टीम। जब तीसरे दिन पाकिस्तान को फॉलो ऑन का खतरा था, 5वीं विकेट 52 रन पे गिरी थी, तो ऐसा लग रहा था पूरी टीम आउट हो जाएगी 100 के अंदर। लेकिन 239 तक पहुंचना, फ़हीम के 91, 71, रिजवान के, फुल क्रेडिट टू पाकिस्तान के मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान ने 239 बनाया। शान मसूद का और आबिद अली का डक आपको नजर नहीं आया? वो सेकंड इनिंग वो आप अंडरमाइन कर गए ना जी। वो अब सेकंड इनिंग 0 पर 2 से स्टार्ट हुए हम, बिल्कुल बहुत मुश्किल था। शान मसूद नहीं चल पा रहे, आबिद अली नहीं चल पा रहे,
कोई आपको लग रहा है अगले मैचों में कोई शफलिंग हो सकती है? जाहिर है चेंज होगा। इमाम उल हक फिट हो जाएंगे तो इमाम उल हक को चांस मिलेगा। एक इमरान बट 17 रुकनी टीम में है, डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, वो ऊपर के नंबरों पे खेलता है तो उसको भी चांस मिल सकता है। और यकीनन जब एक प्लेयर मुसलसल फ्लॉप हो रहा हो तो फिर दूसरे किसी प्लेयर को चांस देना। आपको नहीं लगता सरफराज को वापस लाके ओपन करवाना चाहिए? सरफराज पीछे चला गया, उसको जिस तरह एकदम से दूध में मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया और रिजवान चल गया, ये एक पाकिस्तान के लिए कुदरत की तरफ से एक इनाम था कि एक प्लेयर को गलत तरीके से निकाला और दूसरा प्लेयर चल गया। सरफराज का भी ज़रा मुश्किल है, ओपन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में ओपन करना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान को तकरीबन 259 पे 8 खिलाड़ी आउट हैं। हमारा स्कोर कार्ड ठीक चला है जी। 259 फॉर 8। पाकिस्तान को 114 रन चाहिए 84 गेंदों में और पाकिस्तान को 2 विकेटें बचानी है। मोहम्मद अब्बास और शहनशाह अफरीदी खड़े हुए। सर ये टेल एंड हमारा परफॉर्म कर रहा है, कंटेन भी कर रहा है, जिम्मेदारी के साथ भी खेल रहा है। कोई खास बैटिंग पे तवज्जो हुई है, क्या हुआ है? बिल्कुल हुई है। और यूनुस खान जब से बैटिंग कोच आए हैं, टेल एंडर्स ने ये कहा कि हमें भी घंटे घंटे नेट प्रैक्टिस करवाते हैं, बैटिंग करवाते हैं और हमें भी टिप्स देते हैं। तो अच्छा है, इसलिए कि बहुत सी टीमें ऐसी होती है जिनकी टेल बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाती, जैसे इंडिया की है। ऑस्ट्रेलिया की टेल स्कोर कर रही है, इंग्लैंड की टेल स्कोर कर रही है, तो हमारी टेल भी जो दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट टेल रही है वो अगर अच्छी हो जाए तो बेहतर है कि अब जब आपका टॉप ऑर्डर नाकाम हो जाए तो टेल काम। तवक्को क्या है? 1 घंटा मजीद रहता है। डर लग रहा है कि न्यूजीलैंड 2 विकेटें 2 बॉलों की बात है, डर ये लग रहा है कि टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीत जाए। पाकिस्तान से निकल गया जी टेस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शायद हाशमी साहब मौजूद। हाशमी साहब जब आप बैठते हैं तो कभी कभी खुशी होती है, कभी कभी दिल पसीज जाता है और आज तो बहुत दिल आजुर था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। मैं हूं आपको मेज़बान शफाअत अली। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी टीम से मोहब्बत रखने वाले तमाम अफराद के लिए मेरे पास एक खबर है और वो ये कि मोहम्मद अब्बास, जिन पे नज़रें थी कि वो मैच का नक्शा पलटाएंगे, अब वो भी आउट हो गए हैं। 9वीं विकेट गिर गई है पाकिस्तान की। अब अल्लाह आगे खैर करे। 10वें घंटे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक राउंड 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं जी। गाड़ियों की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। गाड़ियों की कीमतों को क्या सीन है, क्या होने जा रहा है, कोई पॉलिसी चेंज हो रही है नहीं। साथ ही आज कोरोना वायरस की जो नई किस्म है, जो नया स्ट्रेन है, जिसके हवाले से कहा गया कि जी बरतानिया से आने वाले अफराद के जो सैंपल्स लिए गए थे, 12 अफराद के सैंपल लिए गए थे, उनमें से 3 के सैंपल्स में वो नया स्ट्रेन आया है जो कि बरतानिया में फैल रहा है बड़ी तेज़ी से, जो कि कहा जा रहा है कि लिटिल बिट एग्रेसिव है। एग्रेसिव नॉट इन टर्म्स ऑफ बीमारी बट इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। बहुत कुछ है 10 बजे यानी बाखबर सवेरा के राउंड 2 में आपके लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। तो जनाब ब्रेक के बाद आ गए हैं हम आपके सामने बाखबर सवेरा का राउंड 2 लेकर। आगाज़ करते हैं गाड़ियों की कीमत से। जनाब गाड़ी की कीमतें मेरे ख्याल से इस पे कुछ हो नहीं सकता, इस पर बात करनी फजूल है। क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख है, गाड़ी नहीं मिल सकती आपको। आपके पास 15 लाख है, गाड़ी नहीं मिल सकती आपको। और अगर नई गाड़ियां खरीदने का बजट है तो वो गाड़ियां जो कि 2-2.5 साल पहले तक आपको अंडर 2 मिलियन मिल जाती थी, वो अब 3 मिलियन तक चली गई। 10 लाख के ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। तो मुतवसत तबका जो है वो परेशान है कि जी पहले तो हम छोटी गाड़ी ले लेते थे, 1 मिलियन के अंदर अंदर आ जाती थी वो, लेकिन अब वो 1 मिलियन वाली गाड़ी जो 2.5 साल पहले तक आती थी, अब वो भी माशाल्लाह 1.3, 1.5, 1.6 तक चली गई है। वो गाड़ी जो 1.5 में आती थी वो 2.1, 2.2 तक चली गई है। ये बड़ा मुश्किल हो गया है जी पाकिस्तानियों के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो कारसाज सनत में जो नई आने वाली कंपनियां हैं वो SUVs या लग्जरी गाड़ियां जो है वो ज़्यादा बना रहे हैं और उनका रुझान भी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा बिक भी रही हैं। मकामी मार्केट में जो गाड़ियों की तैयारी है वो 3 हिस्सों में है। एक हैचबैक गाड़ियां हैं, सेडान गाड़ियां हैं, दूसरी SUVs है। तो वो हो ये रहा है कि इस रुझान के आने के साथ साथ, ख़ास तौर पे जब बारिशें हुई और पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल हुई, तो जिन लोगों के पास SUVs थी उनके मज़े हो गए, उनकी गाड़ियां नहीं डूबी, बाकी सबकी गाड़ियां बंद हुई हैं। तो इस रुझान के साथ ही जो गाड़ियों की मांग में इजाफा हो रहा है, गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे आज। और ज़रा बात ये भी ज़रा कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में छोटी गाड़ियाँ जो कि मुतवसत तबका ख़रीदता है, उनकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है HM शहजाद साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के सदर हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर गाड़ियों की कीमतें
कोई इम्कान है कमी होने का, या ये एस्केलेशन, ये टेक ऑफ है और जाते ही जा रहे हैं? देखिए, इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें थी। लास्ट जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछली हुकूमत की, तो हमने उस हुकूमत के दौर में भी उस हुकूमत को कई मरतबा बताया कि ये जो भी मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें बढ़ाना, ब्लैक मार्केटिंग करना, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब ये हुकूमत आई तो हमें ये लग रहा था कि शायद इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन 2.5 साल के अंदर आप तो शायद 10-11 लाख का फ़र्क बता रहे हैं। डबल कीमत हो गई। जिस गाड़ी की कीमत 12 लाख थी वो 24 हो गई, जिस गाड़ी की कीमत 24 लाख थी वो 48 और 50 लाख की हो गई। बिल्कुल ऐसा। और जो जीप इनकी 48-50 लाख की थी वो आज 1 करोड़ रुपए की है। बिल्कुल ऐसा। तो क्या डॉलर इतना ऊपर चला गया, क्या ऐसी महंगाई तूफान और कुछ आ गया? आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉलर मुसलसल नीचे आया, 160 रुपए पे रन कर रहा है। जब ये हम बात करते हैं आज से 4 महीने पहले की, 170, 71, 72 पे भी गया और 70 पे भी आके रुक गया। लेकिन अब ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका क्या सवाल है, इसका कौन सा जवाब है कि ये कीमतें बढ़ें? अभी पिछले दिनों आप देखें टोयोटा ने भी कीमतें बढ़ाई, सुजुकी ने भी कीमतें बढ़ाई, और होंडा पर तोल रहा है, उसे मौका मिल जाए तो वो भी बढ़ा देगा। देखें, बात यहाँ एक ख़त्म नहीं होती है। कई प्रोग्रामों में, आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि भाई कीमतें एक अपनी जगह मसला है, और ब्लैक मार्केटिंग जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ब्लैक मार्केटिंग का है। कोई पाकिस्तान में सिंगल गाड़ी जो असम्बल्ड हो रही है आपको अपनी कंपनी प्राइस पे नहीं मिलेगी। इसे कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? मौजूदा वक्त जो भी हुकूमत है उसका ये काम है। और फिर मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन जिसके अंडर में ये सारे चीज़ें आती हैं, ईडीपी जो इन तमाम चीज़ों को देखता है, तो क्यों नहीं इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाए और इसके ऊपर हाथ डाला जाए। मैं एक चीज़ यहाँ पे सवाल बनता है, 80 की दहाई में पाकिस्तान में इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, और वो बल्कि इनफैक्ट 70 की दहाई में आ गए थे वो, लेकिन 80 की दहाई में उनको मोनोपोली मिलनी शुरू हो गई। उनके पास खुला हाथ था, वो जिस गाड़ी की जो मर्जी कीमत रखें। फिर उन्होंने अपनी इस मोनोपोली को आगे भी एग्जैजरेट किया। उसका एक ही तरीका है कि आप मजीद कार मैन्युफैक्चरर्स बुलवा लें और कॉम्पिटिटिव मार्केट पैदा करें। मजीद कार मैन्युफैक्चरर्स अब सुन रहे हैं कि आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, अल्लाह करे जल्दी पहुंच जाए। लेकिन इस सब के बाद भी जो कीमतें आ रही हैं वो 5 मिलियन से तो बात शुरू हो रही है, और ये इसी तरह एस्केलेशन आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन वो हैचबैक और एसयूवीज जो सेडान गाड़ियाँ जो कि मुतवसत तबका खरीदता है, वो कीमतें अब 3.5 मिलियन, 2.1, 2.2 मिलियन, वो तबका क्या करेगा, उसका क्या होगा? देखें, आपने जो बात की 1980 की, जब एक सुजुकी कंपनी पाक सुजुकी के रंग में आती है और वो डिलीशन प्रोग्राम पे साइन करती है, और उस डिलीशन प्रोग्राम में ये तय हो गया कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमने मुल्क में आ जाएगी और हम मैन्युफैक्चरर होंगे। आज तक मैं आपसे ये जो बात कर रहा हूँ, आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम असेंबलर्स हैं। बिल्कुल सही बात। मैं ये कहता हूँ कि ये चेक एंड बैलेंस हुकूमत वक्त जो भी हुकूमतें आई उनका ये काम था कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे। आज अगर शायद हम मैन्युफैक्चरर होते, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर होते। बिल्कुल। आज दुनिया के बेइंतहा मुल्कों को हम एक्सपोर्ट करके, मैन्युफैक्चरर आए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स आए, लेकिन उनकी गाड़ियां चल नहीं पाई। नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं आया। अगर कोई आया तो आप मुझे नाम बताएं, मैं उसकी आपको पूरी हिस्ट्री दे दूं। कोई मैन्युफैक्चरर नहीं आया। नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं था। वो भी जब वो आया तो वो भी चाइना से जो है वो ये गाड़ियां लेकर आया, और लेकिन उसकी भी वजूहत यही थी कि जब उसने, देखें हमेशा एक चीज़ होती है क्वालिटी, जो फर्स्ट क्वालिटी आ जाए ना तो उसके बाद जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और क्वालिटी को अच्छे से अच्छा करते हुए जाना चाहिए। तो उनका भी यही अलमिया था कि उन्होंने दिखाया कुछ और बनाया कुछ। उनकी तो गाड़ी का शेप ही आउट था। जो चाइना से आई थी वो तो फिर गाड़ी लगती थी। तो ये बहुत सारी और वजूहत भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी अब जो 50 लाख से ऊपर जो जीपों की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में शायद मुश्किल से 5% भी लोग नहीं है जो ये गाड़ियाँ खरीदते हैं। बिल्कुल सही। मेजोरिटी जो है वो बेचारे छोटी गाड़ियाँ लेते हैं, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 15 लाख से लेके 20 लाख के दरमियान भी आपकी चॉइस की गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई गाड़ी मिलती भी है, अगर एक अल्टो 650 सीसी की, उसकी भी कीमत 2 साल के अंदर जो है वो 16.5 लाख रुपए हो गई है, और उस पर भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। उसमें ना आपको एयरबैग मिलेगा, ना उसमें एक सेमी हाइब्रिड सिस्टम है वो मिलेगा, जबकि वो आपको इंडियन गाड़ी में मिलेगा और आपको जापान में मिलेगा। ये क्या वजह है? एक गाड़ी का मॉडल पाकिस्तान में आता है,
उसमें ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। उसी गाड़ी का मॉडल इंडिया में आता है या थाईलैंड में आता है, उसमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं बंदा जो जापान में है। जो जापान में ऑप्शन यहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है ना। इनसे ये पूछा जाए ये आपने सिस्टम क्यों निकाला? कॉस्ट कम करने के लिए, प्रॉफिट अपने बढ़ाने के लिए। यही गाड़ी आप देखें ना, इंडिया के अंदर मुश्किल से 3.25 लाख रुपए की गाड़ी है इंडियन। अगर उनका रुपया मजबूत है, आप डबल कर लें 9 लाख रुपए हो गए। आप 16 लाख रुपए में, 16.5 लाख रुपए में आपने उसकी कीमत रखी है। उस पर भी ब्लैक में आपको गाड़ी मिलती है, वरना 6 महीने की आप बुकिंग में जाए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखें, आपने कहा जी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, आ चुकी, वो भी इन जो पुराने 3 प्लेयर हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, उन्हीं के रंग में ये रंग चुके हैं। अब जो नए जो प्लेयर्स आए चाइनीज, आपको हैरानगी होगी कि उन पे भी 2-2 लाख रुपए ब्लैक चल रहा है, और वो भी 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि इनको एक सेगमेंट कंपटीशन दिया जाए। जब तक आप कंपटीशन नहीं देंगे, ये बाज नहीं आएंगे। कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। लेकिन सर ये तो चले, एक बात हो गई, एक गाड़ी बुक होती है, बुकिंग के बाद आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, चले वो एक अलग बात है, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते कि कौन सा ब्रांड कितना टाइम ले रहा है, लेकिन उसके दौरान डॉलर की कीमत में 1 पैसे 10 पैसे का फर्क आ जाए, गाड़ी की कीमत में 2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। वो जो गाड़ी जिसने बुक कराई होती है वो मजीद अंडर बर्डन आ जाता है, और वो कहता है यार मैं क्यों रिस्क लूं, जब एक दफा लॉन्च कर देंगे आप, मैं उसको तो उन पे उठा लूंगा। इसको, इस मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए? देखें, बात ये, और ये बात अब स्पेसिफिकली शोरूम पे भी आ जाती है, शोरूम मालिकान पे भी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखें, बिजनेसमैन का काम है कमाना, लूट मार करना नहीं, ये लूट मार है। इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान मौजूद है, वो क्यों नहीं हाथ डालती? आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे इसमें सवाल आप हैं। सर बिजनेस से मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों के मुफादात हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर जो है वो आते हैं। मैंने आपसे कहा कि इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें थी। इस वक्त जो शख्स प्रोडक्शन और उसका जो मिनिस्टर बना है, वो बेहतरीन इंसान है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। हमाद अजहर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, कई टीवी पे आके, कई टीवी पे मैं बोल चुका हूँ कि वो क्यों नहीं इन चीज़ों को देख रहे, ये क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है खित्ते में, पाकिस्तान जो है ऑटोमोबाइल के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। अच्छा, 10 लाख गाड़ियों की आज भी जरूरत है। आज इतने बुरे हालात में 10 लाख गाड़ियों की जरूरत है। 2.5-3 लाख गाड़ियां ये संबल्ड करते हैं। 60-70-80 हज़ार गाड़ियां TR बैगेज गिफ्ट के तहत आया करती थी, अब वो कम होकर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से शायद 15,000 मुश्किल से आती हैं। उसके बावजूद भी मेरे बहुत ज्यादा नंबर बता रहे हैं, बड़ा आप खुश, बस वो एक पूरे टन साल हुस्न ज़न रखते हुए आप ये बात कह रहे हैं। मैंने इसलिए थोड़ी सी तमीज़ बांधी कि लोगों को लगे कि यार कुछ तो आ रहा है, इनके थोड़ा तो खौफ हो इनके दिल में कि भाई ये गाड़ियां भी मुकाबले के लिए आ रही हैं। इस वक्त जो सबसे बुरी है वो ये है कि एक शख्स जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, वो एक पाकिस्तानी गाड़ी लेना चाहता है कम प्राइस में, उसे वो गाड़ी नहीं मिल रही है। अच्छा, आज देखें ना, अगर ये ईमानदारी से काम करें तो इनके प्रॉफिट मार्जिन कई बढ़ सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, क्वालिटी अच्छी कर दें, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा कर दें, प्राइस कम ले आएँ। वो हमारे मेमनों में कहते हैं ना, प्राइस कम करके आइटम ज़्यादा बेचें, प्रॉफिट और मार्जिन आपके वही हो जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं कौन सी मखलूक है कि ये कहती है कि आइटम कम करें, प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ा दें। देखिए, यहाँ 80 में जो गाड़ी आती थी, 80s में जो गाड़ी आती थी, आप उसके बॉनेट पे हाथ मारते थे ना, धप की आवाज आती थी। आज की गाड़ियों पे जब आपका हाथ अंदर चला जाता है। अब हाथ जाता है सर, मैं एक रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बार, ये आवाम की जिंदगी का मामला है, और लोग अब प्रेफर कर रहे हैं पुरानी गाड़ियां चलाना, 90s की गाड़ी चलाना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी शीट मजबूत है, उसमें किसी हद तक एयर बैग्स भी अभी तक काम कर रहे हैं। ये रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड तो बहरहाल जो कंपनीज है उनको खुद सोचना चाहिए कि इसके एडिशनल पैसे उनको चार्ज नहीं करने चाहिए। ये एक बेसिक बुनियादी जरूरत होनी चाहिए। हुकूमत ने लॉज ही बनाए हुए लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होते। जब आप अपने मुल्क में सब स्टैंडर्ड चीज बनाएंगे, आप बात समझते हैं, सब स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? घटिया से घटिया चीज, तो यही सारा होगा ना भाई। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि आप यूज गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे दें हमें कमर्शियल बेसिस पे। हम आज भी 650 से 1000 सीसी की गाड़ी 10 लाख के अंदर देंगे, जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हम देंगे, शिप का किराया भी होगा, हमारा मार्जिन भी होगा। कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है हुकूमत? कम 10 लाख गाड़ियों की बात करें, मिसाल के 5 लाख गाड़ियां इंपोर्ट हो गई। मैं 5 लाख नहीं, 1 लाख की इजाजत दे दें हमें आप, 1 लाख की,
तो 150 अरब हुकूमत को खजाने में जा सकता है। 1 लाख गाड़ियों में जनाब 150 अरब रुपए हुकूमत रेवेन्यू कमा सकती है। बहुत शुक्रिया जयचम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रात यहाँ एक अहम खबर शामिल करते चले। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम इस्लामाबाद से भी ताज़ा खबर आई है। ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। आपको ये ताज़ा खबर देते चले। ख्वाजा आसिफ जिन्हें कल रात 8:30 बजे के करीब नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, उनको अब अदालत पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उनसे किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की गई। साथ ही उनका कहना था कि ये नवाज शरीफ को कमज़ोर करने की साजिश है। एक बार फिर आपको बताते चलें, ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। ख्वाजा आसिफ जिनको कल रात अरेस्ट किया गया था नैब की जानिब से, उनको एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। एक और यहाँ पे अहम खबर शेयर करते चले। मुल्की फ़ज़ाई दिफा में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कोरोना के हवाले से। कोरोना का नया स्ट्रेन जो कि बरतानिया में फैला है, उसके हवाले से हम बड़े डर रहे थे कि पाकिस्तान में तो नहीं पहुँच गया। पाकिस्तान में हमारा डर था। इतने में हमारे पास यूके से जो हमारे आने वाले लोग हैं, जो कि यूके से और पाकिस्तान से आपको होता है, पाकिस्तानियों का बड़ा आना जाना रहता है, उनको बिठाया गया। 12 अफराद के टेस्ट किए गए। उन टेस्ट में से तीन अफराद में वो जो नया यूके स्ट्रेन है उसके निशानात सामने आए हैं। तो ये जनाब क्या मामला है और ये कैसे आएगा, इसको कैसे आगे लेकर चलना है, इस हवाले से हमने जब डॉक्टर अताउर रहमान साहब से पूछे तो उन्होंने कहा कि जी ये तो, और इनफैक्ट डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से भी जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, तो उन्होंने एक तो उम्मीद दिलाई है कि जो इस वक्त वैक्सीन आ रही हैं वो इस स्ट्रेन के लिए मॉडिफाइड हैं, वो उस स्ट्रेन को कवर कर रही हैं क्योंकि वो उस प्रोटीन पे डिज़ाइंड है। लेकिन सिंध हुकूमत ने कल जो उनके महकमा सेहत ने एक बयान में तस्दीक की, एक ट्वीट के जरिए, कि बरतानिया से सामने आने वाले सामने आने वाली जो कोरोना वायरस की नई किस्म है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध ने एक ट्वीट किया और इस खबर की तस्दीक की और कहा है कि जी ये तकरीबन 95% इस वायरस का जो जिनियाती मादा है वो बरतानिया में सामने आने वाले मादे से मिलता जुलता है। यानी कि 95% का मतलब है तकरीबन ये उसी किस्म का वायरस है जो कि ज़्यादा शिद्दत से फैल रहा है और टीनेजर्स को मुतासर कर रहा है। हमारे साथ इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं जो कि जिना अस्पताल में कोविड वार्ड कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा, दूसरी लहर आ चुकी है और मरीज़ों की तादाद हम देख रहे हैं कि पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा है। हलाकतों की तादाद अगर पहली लहर का मुकाबला किया जाए, पहली लहर में जो पहली 3000 डेथ्स थी उसको डेवलप होने में तकरीबन 4 माह लगे थे। दूसरी लहर में तकरीबन 1.5 माह के अंदर ही वो डेथ्स अचीव हो चुकी हैं। इस वक्त हालात तकरीबन 10,000 से तजावज़ कर चुके हैं। अस्पताल में सूरत हाल कैसी है? आपने दुरुस्त कहा, जो सेकंड वेव है वो ज्यादा लीथल और डेंजरस है। इसमें कॉम्प्लिकेशन, लंग्स कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आ रही हैं और जो पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मिनिमम क्रिटिकल पेशेंट है वो एटलीस्ट 50 लीटर ऑक्सीजन पर है और उसके बाद ज्यादातर पेशेंट CPAP, BiPAP और वेंटिलेटर पर जा रहे हैं। और इसके बाद दूसरे ऑर्गन की जो इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर MI के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हार्ट अटैक के बाद जो है वो कोरोना के पेशेंट की डेथ हो रही है हमारे वार्ड में। कहने की बात यह है कि सेकंड वेव उसी तरह लीथल है, उसी तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स फर्स्ट लाइन वॉरियर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अभी भी बेहतियाती कर रहे हैं। वो मॉ वाली जगहों में मौजूद है, मास्क का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे। और हॉस्पिटल्स में आते हैं तो अलग माहौल है, हॉस्पिटल से हम बाहर जाते हैं तो वैसे ही कैफों पे चाय पी जा रही है, रेस्टोरेंट पे खाने खाए जा रहे हैं, शादियों में जाया जा रहा है, घरों में दावतें हो रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन डॉक्टर उमर साहब, ये आपने जो बात बताई हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की, कुछ अर्सा पहले हमने डॉक्टर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम उनसे भी ये बात डिस्कस की थी। नवंबर में एक रिसर्च सामने आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की गालबन, जिसमें ये बात कही गई थी कि जी जो 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं वो जब कोरोना से सेकंड वेव में रिकवर कर रहे हैं तो उनमें तकरीबन 40% अफराद ऐसे हैं जिनके अंदर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं। किस नौइयत की हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, क्या किया जा सकता है उसके तदारक के लिए, क्या सद्देबाब हो सकता है? देखिए, जो 50+ हैं जिनके साथ कोमॉर्बिड्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये वायरस जो है मायोकार्डाइटिस करवाता है, दिल की जो मसल्स हैं उनको इन्फ्लेम कर देता है, सुजा देता है और समटाइम्स चूंकि ये खून को गाढ़ा करता है, हाइपरकोगुलेंट स्टेट क्रिएट करता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम खून पतला करने वाली जो चीजें होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, क्लेक्सिन अपने वार्ड में हम देते हैं,
और डिस्चार्ज पे हम जो है वो एक्सेप्ट और कार्ड को पतला करने वाली दवाइयां देते हैं, ताकि हार्ट अटैक से और स्ट्रोक जो कि फालिज है वो भी ये करवाता है, उससे प्रिवेंट किया जा सके। तो हम मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप क्यों अपने आप को कोविड के लिए प्रोन कर रहे हैं? आप क्यों मॉब वाली जगहों पे जा रहे हैं? आपके हाथ में है कि आप अपने आप को बचा सकें, आप क्यों नहीं बचाते? अब डॉक्टर साहब ये भी चलें, आपने बता दिया कि हम एक दफ़ा अपनी नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं आसान भाषा में भी रिपीट कर देता हूँ जी, कि जो 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस यूँ आ रही हैं कि खून गाढ़ा है, दिल के मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, और वो कोमॉर्बिडिटीज़ यानी आपके जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जो जिसकी वजह से ये हार्ट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सवेयर हो सकते हैं, उनकी वजह से भी शिकायत आ रही है। सर जाते जाते बिल्कुल ये एक बल्कि इनफैक्ट हमारा डॉक्टर उमर साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया, मैं कोशिश करते हैं कि उस हवाले से भी बात करें, नया स्ट्रेन जो है उसकी क्या सूरत हाल है। और अब आप लोगों से जनाब इल्तमास है, ये मेरे हाथ हैं, खुदा का वास्ता है आप लोग अगर बुखार, खांसी या इस किस्म के किसी भी दूसरे सिम्टम में मुब्तला हैं तो अपना टेस्ट कराइए। अपना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टेस्ट नहीं कराते, आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, अपने दूसरों के साथ, अपने इर्द गिर्द के मेल मिलाप के लोगों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे जनाब एक खबर शेयर करते चले जनाब, मुल्की फ़ज़ाई दफ़ा में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और वो है जनाब के JF-17 थंडर प्राइड ऑफ पाकिस्तान का ब्लॉक 3 जनाब वो मैन्युफैक्चरिंग के मरहले में आ गया और मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान। इस वक्त मैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर के बाद एक पुरवकार तकरीब शुरू होगी जिसमें JF-17 थंडर तैयारों के ड्यूल सीटर पहले जो खेप है स्क्वाड्रन जो है उसे पाक फ़िज़ाइया की बाकायदा शमूलियत की जाएगी और वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया का हिस्सा बन जाएगी। 14 तैयारे हैं जिनको बुनियादी तौर पर सर्वेलेंस और ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और पाक फ़िज़ाइया जैसा कि फ़िज़ाई सरहदों की निगहबान है भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा कर रही है। और 27 फरवरी पूरी दुनिया को याद है कि जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के एक दुश्मन को एक भरपूर जवाब दिया था इन्हीं शाहीनों ने। उन शाहीनों की दिफाई सलाहियत में इन JF-17 ड्यूल सीटर तैयारों की आमद के बाद मज़ीद दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया लईक हमें इस तफसीलात से आगाह करने का। और ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जवाब आ रहा है जनाब इंडिया के रफ़ाइल तैयारों का। तो हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए, चाय भी हमारी तैयार है। चाय का जिक्र आ गया, सॉरी यार, हमारे इंडियन नाज़रीन माइंड कर जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ये मैंने एक सांस लिया, पता है क्यों? फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। और वो तमाम लोग जो कहते हैं कि जी हम तो सांस ले रहे होते हैं, ये नहीं होता सांस, ऐसे नहीं होती एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने करनी होती है, उसके लिए आपको ज़रा फेफड़े कंटेन करने होते हैं, अपने फेफड़ों को मजबूत करें। कोविड का ज़माना है, लेकिन सारी बातें मैं करूँगा तो ये योगी मुनव्वर क्या करेंगे? मुनव्वर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बार बार हमारे शो में आते हैं, बार बार ऐसी हमारा लाइफस्टाइल तब्दील करके चले जाते हैं। आपके जाने के बाद यकीन करें पिछली बार मैं 10 दफ़ा जो है ना घर जाके ऐसे एक नथरे से सांस खींचता ना, मेरी बेगम ने कहा तुम पावले तो नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं, कोई एक्सरसाइज है करो। उसने कोशिश की, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, वो बाद में फिर कभी बातें करेंगे। अच्छा, कोविड के दिन है जनाब, नया स्ट्रेन आ गया, फेफड़ों की एक्सरसाइज हमारे सुनने वाले नाज़रीन के लिए, खासतौर पर वो जो 50+ लोग रिकवर हो रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात। जी देखिए, बात जो हो रही है ना कि जो कोविड के पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, जिनको माइल्ड कोविड भी है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आपको ये कोविड के अंदर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसे लंग्स हैं ये डैमेज होते हैं और ये इस पर हिट होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको जो लंग्स की जो फुल कैपेसिटी में वर्किंग होती है वो होगी। अच्छा, दूसरा हो क्या रहा है कि नॉर्मली जो कराची के लोग हैं वो सिर्फ कोरोना से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, पॉल्यूशन भी है, ठीक है, डस्ट भी है, दूसरा फिर ये कचरा भी है। तो आप तो बाहर निकल रहे हो तो आपको तो सारी चीज़ें फेस करनी है, प्लस आपको ये कोरोना भी आ गया। अच्छा, आप नॉर्मली लाइफ में हम क्या कहते हैं कि डीप ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं, डीप ब्रीथिंग नहीं कर रहे होते हैं। हो क्या रहा होता है कि आपके लंग्स जो है वो फुल कैपेसिटी में नहीं काम कर रहे होते। अब करना ही है हमने कि ब्रीदिंग करके फेफड़ों को फुल खोलना है, फुल कंट्रैक्ट करना है। सर ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊंगा बैठ के। अच्छा, इसका एक ये है यार, मैं भी बैठ जाता हूँ, बिल्कुल आप बैठ जाए। और ये जो कोविड के पेशेंट से एक चीज़ मैं बताऊँ मेडिकली थोड़ा सा, कि जो लोग खुदा ना खासा जिनको कोरोना हो गया है या जो अभी माइल्ड कोविड में है, तो वो कोशिश ये करें कि पेट के बल लेटें, ताकि क्योंकि आपकी जो लंग्स का जो मेजर पार्ट होता है ना वो आपकी कमर की तरफ होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पेशेंट लेट जाते हैं कमर के ऊपर,
तो आपके लंग्स पे और प्रेशर आ जाता है, जिससे आपके लंग्स फुल कैपेसिटी में वर्किंग कर ही नहीं पाते। तो नॉर्मली क्या होता है, जो कोविड के पेशेंट है फिर वो वेंट पे चले जाते हैं। तो अब जो लोग घर में देख रहे हैं मुझे, या जो लोग हॉस्पिटल्स में जिनके अपने रिश्तेदार वगैरह हैं, तो वो कोशिश ये करें कि उनको थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे पेट के बल लिटाएं और स्लो ब्रीदिंग कराएं। तो अब मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता हूँ। और ये किसी भी एज के लिए हो सकती है? ये बिल्कुल किसी भी एज के लिए। यूजुअली कहा जाता है कि बड़ी उम्र के अफराद उल्टे होकर जो सोते हैं वो दिल पे प्रेशर पड़ता है वो उनके लिए जिनको देखिए हार्ट पेशेंट नहीं है, जो अगर जो खुदा ना खास्ता हार्ट पेशेंट्स हैं तो उनको तो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। शुरू करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोशिश ये करें कि जो भी लोग हैं यंग है, अच्छा इसमें सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, ठीक है, जो सिगरेट पीते हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको कफिंग की प्रॉब्लम है, जिनको एज्मा के पेशेंट्स हैं, उन सबको भी इससे फ़ायदा होगा। मेडिटेशन का सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, बाकी सबके लिए फ़ायदा है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बड़े आराम के साथ में रिलैक्स होकर बैठना। अच्छा ये आप जिस तरीके से बैठ सकते हैं, अगर आप नॉर्मल जैसे ये बैठे हुए शफात भाई, आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में चेयर पे बैठे हुए, जैसे कमर अपनी सीधी रखनी है, आइज़ अपनी क्लोज करें। इनहेल आपने पूरा फुल करना है कि आपको फील होगा कि आपके लंग्स में पूरी आपकी जो बेली है ये बाहर आ रही है इनहेल होके। और स्लो एक्सहेल आपने करना, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो। देखिए जब आपकी ऑक्सीजन का फ्लो आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीमारियां हैं ये खुद ब खुद कम हो जाएंगी। आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपकी जो ब्लड का फ्लो है, आपका जो लंग्स की वर्किंग है। अच्छा अब मैं आपको एक बताता हूँ थोड़ी सी लंग्स के लिए, जो कोविड के पेशेंट ऐसे पता है सिचुएशन में सांस होल्ड करना, दिल चाह रहा है सज्जाद अली के गाने लगे हों पीछे। बिल्कुल आप इमेजिन ये करें, वो वाला सीन, इमेजिन ये करें आप बिल्कुल पहाड़ों पे बैठे हैं, ठीक है, समंदर में कोई भी नहीं है, बिल्कुल आप अकेले गाने चल रहे हैं और आप बिल्कुल स्लो कर रहे हैं। सज्जाद भाई के गाने, सज्जाद भाई, सज्जाद भाई के गाने। अब ठीक है, चले जी, ठीक है। अब आप एक और मैं आपको बताता हूँ, लास्ट इनहेल करना है, होल्ड करें ब्रेथ को यहाँ पे जितने अगर आप कर सकते हैं, और एक्सहेल करें मुंह के थ्रू आपने एक्सहेल आउट करना है, और बिल्कुल स्लो पूरा लंग्स को आपने खाली कर देना है। होल्ड करें अपनी ब्रेथ को। अच्छा यहाँ मैं वो तमाम लोग, ये मेरी तरफ से टिप है, जिन्होंने सुबह ब्रश नहीं किया हुआ, वो ज़रा कोशिश करें कि 7 वालों से ज़रा फासले पे बैठे, ऐसा ना हो आपके बबके से कोई फौत हो जाए। बिल्कुल, वैसे भी कोविड है तो आपने 6 फीट का डिस्टेंस रखना ही है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा एक और मैं आपको ब्रीदिंग की इसमें एक्सरसाइज बताऊंगा। नॉर्मली इसमें आपने क्या करना है, ये आपने अपने हाथों को अपने नीज पे रखना है, ठीक है, और ये प्रेस करना है कि आपकी जो रिब केज है ये एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। इनहेल किया आपने, रिब केज को एक्सटेंड किया, लंग्स तो आपने एम्प्टी करने अपने। इनहेल, ये एक्सहेल करके आपने अपने लंग्स को एम्प्टी किया। अच्छा पता है ये ऐसा वो है कि आपने कोई बुरी खबर भी सुनानी हो ना तो आप अच्छे तरीके से सुनाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, 271 पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई है। पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। माउंट मंगोई में जो टेस्ट हो रहा था जनाब, हम वो टेस्ट मैच हार चुके हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो है वो यूनुस खान साहब नोट्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पता नहीं किस बात के नोट्स बना रहे हैं, लेकिन चलें जी, पाकिस्तान मैच हार गया जी। 101 रन से न्यूजीलैंड जीत चुका है ये मैच, और पाकिस्तान के आखिरी खिलाड़ी भी 271 के मजमूई स्कोर पे पवेलियन लौट चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने तकरीबन एक तरफा मुकाबले के बाद ही मैच जीत लिया। मनवर आपकी तरफ एक बार दोबारा आएंगे, लेकिन एक दफ़ा अपने नाज़रीन को दोबारा बताते चले जनाब कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है जनाब, और आखिरी विकेट जनाब नसीम शाह की गिरी है, जो उनका पहली आखिरी बॉल पे बड़ा खूबसूरत कॉटन बोल्ड लिया न्यूजीलैंड की इसमें। गालबन ये कौन है, ये सैंकनर, ओके। और ये पाकिस्तान की 10वीं विकेट गिरी जनाब। फवाद आलम ने सेंचुरी की, कोई काम नहीं आई। मोहम्मद रिजवान ने 60 रन बनाए, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, हार जीत खेल के ऐसा है, लेकिन हमें पहले से पता था कि हमने हारना है, कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी ओपनर्स नहीं चल पाए, पाकिस्तानी बॉलर जो है तकरीबन बेबस नजर आए, लेकिन अब न्यूजीलैंड को इस टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल हो चुकी है। मनवर जी, तो अब जैसे बात है ये लोगों को स्ट्रेस हो जाता है इसका, जैसे देखें ना स्ट्रेस में कैसे, अब स्ट्रेस में आप रिलैक्स करेंगे। अच्छा होता है क्या है कि देखिए इसका जो मेडिटेशन की मैं आज बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें सिर्फ आपको ये फ़ायदा नहीं है कि आपकी जो लंग्स को इफेक्ट होगा, आपकी मेंटल हेल्थ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गूगल और एप्पल
अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कंपलसरी कर दिया है मेडिटेशन और ब्रीदिंग के लिए। 9 मिनट लाजमी है हर जी हाँ। ऑफिस आवर्स के दौरान। और इवन के वेस्ट के अंदर कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी कंसंट्रेशन और उनका फोकस रहे स्टडीज़ में। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस अगर करें कि मेडिटेशन को लोग समझते हैं कि जी बस ऐसे करके आप इस पे ना पूरी बहस बनती है, ये जो बिल्कुल। ये जनरेशन जी है ना, इसका सारा कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है, एक के बाद दूसरी बात नहीं सुनते ये लोग और बिल्कुल। समझ भी नहीं सकते। तो वो ये ना कि जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठेंगे, अपने आप से दुनिया से कटेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो आपको मिलेगी ब्रीदिंग के थ्रू। एक चीज मनोवर मुझे लास्ट जाते जाते बड़े क्विकली बताइएगा। जी। एक वो होता है कि सांस रोक रोक के निकालना, वो भी एक एक्सरसाइज और वो रेकमेंड भी की जाती है डॉक्टर्स की जानिब से कि आप सांस को ऐसे के स्टाइल में लगा, वो क्या होता है? वो बेसिकली ब्रीदिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। यहाँ बहुत सारी टेक्निक्स हैं ब्रीदिंग की जो आपको सिखाई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है तो मैंने सिर्फ, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लंग्स इफेक्ट होते हैं, वो होती है कपालभाति जिसे हम कहते हैं स्पीड, ये स्पीड एक्सेलिंग कहते हैं आप। लेकिन वो क्योंकि अभी आपके लंग्स इफेक्ट हुए हैं, जिन लोगों को कोविड हुआ हुआ है, तो उनको हम कहेंगे कि बिल्कुल स्लो ब्रीदिंग करें। नॉर्मल तो अभी पाकिस्तान में लोगों को, बहुत कम लोगों को डीप ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट पता है। हमें जो आदत है कि हम तेज तेज सांस लेते हैं, अगर हम सिर्फ नॉर्मल सांस से ही अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहें, अपना स्ट्रेस, अपना कोविड कंट्रोल कर सकते हैं। हम जरा भी सांस लेते हैं, दमा ले लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग बीच जरा थोड़ी सी चाय पी लें, सांस की एक्सरसाइजें कर लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। Thank you so much. Same here. प्लेजर ऑल माइन। मुझे बताइए कि कब आपने डिस्कवर किया अपना ये सिंगिंग का टैलेंट? बेसिकली मैंने 2015 में ड्यूरिंग रैगिंग अपना सिंगिंग का टैलेंट डिस्कवर किया थ्रू द माशाल्लाह। फराज सिद्दीकी। इसी ने की थी? जी। तो उसके बाद अब ख्याल है क्यों ना हम इस रैगिंग को रिश्तेदारियों में बदल लें। मुझे ऐसा सुनाया, फिर बस क्या बताऊं आपको। तो उसके बाद से आप सुन रहे हैं? हालांकि मैं मजाक में सुन रहा था, मैं कहा पता नहीं क्या करेगी ये। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हम अपने नाज़रीन को विदाउट मच अडू, या अगर आप समझे कि हमने वीडियो जो प्ले किया उसमें हमने कोई इफेक्ट डाला हुआ है, ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग है ना, सुनाते हैं जी हो क्या रहा है। एक तो वासिफ अली वासिफ साहब का कलाम हो, आबदा परवीन जी ने पढ़ा हुआ हो, और फिर उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप निभा दें। अमेजिंग अमेजिंग, मेरा ख्याल में आई एम स्पीचलेस। तो कोई आपने जॉनरा डिसाइड किया अपना कि जी मैंने सूफी गाना है, तो क्योंकि सूफी आजकल इन भी है, ट्रेंड भी है, तो आप लोगों ने डिसाइड किया सूफी, या नहीं आपने कहा जी मैं ओपन, वैसे तो हर गाना मेरा गाना है? प्रायोरिटी तो यही है कि सूफीज़म को प्रमोट किया जाए, बिकॉज ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, और हिस्ट्री बुजुर्गान दीन की वजह से हमारी बनी हुई है, दैट्स व्हाई। दैट्स इनक्रेडिबल। और लोग पसंद ज़्यादा यही करते हैं सूफी, जो मतलब इकरा की आवाज़ में कह लो, या हमारे जो बैंड, ये वो टच कर जाता है आपके, वो जो इंटरनल स्ट्रिंग्स होते हैं ना, वो कनेक्शन हो जाता है टिक, और उसके बाद आप एरर 404 का चांस नहीं होता, बैड कमांडर इट गोज राइट थ्रू। ये जो बैंड है, क्या कब बना ये बैंड, और जब ये बन गया इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या कर रहा है ये, एल्बम कर रहा है, क्या कर रहा है? एग्जैक्टली हम लोग बेसिकली जो हर्डल्स हम दोनों को पेश हुई ड्यूरिंग हमारा ग्रेजुएशन और फिर अभी तक, तो हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी बैंड्स अब आगे आ रहे हैं, न्यू बॉर्न बैंड्स, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, सवाल रूफ टॉप के नेम से, क्योंकि हमें किसी ने कोई चांस दिया है। स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग में हम खुद ही सोशल मीडिया के थ्रू ही आए हैं आगे, और तो अब यही चाह रहे हैं कि जो लोग आगे हो रहे हैं तो उनको हम मौका देते हैं अपने स्टूडियो में, और हमारा स्टूडियो है लाहौर में, और अपना रिकॉर्ड लेबल भी है, तो वहाँ से अब लोगों को हम इन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड लेबल भी है, अपना प्लेटफॉर्म भी बना दिया है, तो बैंड्स आए और हमारे साथ मिलके कोलैबोरेट करें, परफॉर्म करें, आगे जाए सोशल मीडिया के थ्रू। दैट्स अमेजिंग। व्हाई सूफिज्म? वैसे जिस एक और सवाल यहाँ पे जुड़ जाता है, कोई अपना को बैकग्राउंड है उसका, या लगा कि नहीं यार आपके डीएनए में ये सारी चीजें होती हैं, और फैमिली, ये बात आई है ना, डीएनए में होती है। अच्छा जी, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का चक्कर है, हैवी चक्कर है, हैवी चक्कर। मेरे ख्याल में फरमाइशें धड़ा आना शुरू हो गई हैं, तो अगर आप ग्राउंड आपका है, स्टेज इज योर्स, गुड लक। वाओ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू। और आपको पता आपने क्या किया, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जो सूफीज़म है ना, इसमें इसको गाते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, वो समझ में आता है कि आपको निभाना पड़ता है, आपको उस जगह पहुंचना पड़ता है जहां से साहिब कलाम ने ये कलाम लिख तहरीर किया। बड़ा मुश्किल काम है, और आपके एक्सप्रेशन में देख रहा था, आप यू आर फ्लाइंग, और जिस तरह से आप सुरों पे खेल रही थी, जिस तरह से आप दाएं बाएं चल रही थी, और जिस तरह से आप फॉलो कर रहे थे, अमेजिंग अमेजिंग। शादी कैसे हो गई?
ये तुम बताओ। ये असल सवाल है। सूफिज्म से जब मारी आपके भाई ने शादी, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि अगर हम दोनों की शादी अलग अलग जगह पे हो तो हम तो जाती फंस जाएंगे। है तो दूसरों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे की जिंदगी खराब कर दें। सो हाँ, फन जो है आपका वो इंटैक्ट रहेगा, आपका Yeah, टैलेंट इंटैक्ट रहेगा, exactly. और वो जो टीम एफर्ट है वो कमाइन होगी, इसलिए शादी कर ली। Obviously. वरना आपको इनमें कोई खास बात नजर नहीं आई। ना, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो। अच्छा, दैट्स इनक्रेडिबल। बेस्ट फ्रेंड में शादी हो जाए मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा आप लोगों का। ऐसे ही मेरे ख्याल में आपने हमने ओपनिंग में दिया जी आपका सराइकी गाना, तो सराइकी आपकी हमारी ऑडियंस जो है ना वो तो फिर आपको पता है। हाँ, ये बेसिकली सराइकी तो बहुत अच्छा है, मगर ये कि मैं अपने दिल से एक जो है वो ट्रैक मैं यहाँ पे प्ले करना चाहती हूँ, सांसों की माला, बिकॉज ये एक थोड़ा सा सॉफ्ट है और मेरा इस स्टेज पे ARY के श्योर बहुत श्योर 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 श्योर। ख्वातीनो हज़रात, मेरे वल्लों अल्लाह हाफिज, एंड द स्टेज इज इकरा एंड फराज।